की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से रेलवे ट्रैक, हवाई अड्डे आदि का निर्माण, सैनिक छावनी यानी कैंटोनमेंट जो एरिया बनाए जाते हैं वो भी, उसके लिए भी सरकार जमीन का अधिग्रहण करती है। और इसके साथ साथ जब जैसे स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आया है, शहरी नवीकरण की योजनाएं आती हैं, तो उसके लिए भी कई बार आसपास शहरों से जुड़ी जो ग्रामीण क्षेत्र की जमीन है उसको भी अधिग्रहित कर लिया जाता है। ऐसे अनेकों अनेक कारणों को आप दिखा सकते हैं जो मूलभूत कारण है जनता को या आम नागरिकों को विस्थापित करने के लिए। अब भारत और मध्य प्रदेश में ये जो डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए गए, और कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं, उन आंकड़ों का उपयोग करके हम बताने की यहाँ कोशिश करते हैं। जैसे स्वतंत्रता के बाद यानी पोस्ट फ्रीडम अभी तक ये मोटे तौर पर आंकड़ा है कि लगभग 5 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा, उन्हें अपनी जमीन से, अपने घरों से दूर जाकर के रहना पड़ा, पलायन करना पड़ा। जैसे ओडिशा में महानदी पर डैम बनाया गया, सबसे लॉन्गेस्ट जो रिवर डैम है हीराकुंड बांध, ऑफिशियली डाटा है कि 1 लाख लोग वहां से डिस्प्लेस्ड हुए, जबकि एनजीओ बताते हैं कि यहाँ से इन डिस्प्लेस्ड जो पर्सन है उनकी संख्या 1 लाख नहीं, ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास हो जाती है। ठीक ऐसे ही फरक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट बनाया गया, तो वहां से जो डिस्प्लेस्ड पर्सन थे उनकी संख्या है 63,335, इतने लोगों को वहां से हटाया गया। इसके साथ साथ सरदार सरोवर परियोजना, ये जो बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, इस परियोजना में अभी तक 5 लाख लोगों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा। इसके अंतर ये जो 5 लाख जो लोग हैं, इसमें से 16.4 मिलियन डैम बना, उसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है इस पर बड़े यानी 29 मेजर डैम बनना है, 135 मध्यम मिडिल स्केल के और 3000 स्मॉल प्रोजेक्ट हैं। तो ये पूरा एक चेन है जो नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर डेवलप किया जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को अपने स्थानों से, अपने ओरिजिन जो मूल स्थान से, उनसे डिस्प्लेस होने पड़ा। 2.55 मिलियन खनन माइनिंग की वजह से, 1.25 मिलियन जो वाइल्ड लाइफ एनिमल जिनके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं उनकी वजह से या नेशनल पार्क की वजह से भी स्थापित होना पड़ा। ये अलग अलग डाटा, इन डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं अगर कहीं न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आती है, कोई आर्टिकल आता है तो उनको लेकर के। और ऐसे आर्टिकल टाइम टू टाइम आते हैं, जैसे मेधा पाटेकर ये पर्यावरणवादी हैं, ये कभी अपना मूवमेंट चलाते हैं, तो मूवमेंट क्यों चलाते हैं वो भी इसी प्रकार के विस्थापन के, पर्यावरण के हित के लिए, तो ऐसे डाटा उस समय मिल जाते हैं तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। टिहरी बांध परियोजना के कारण कहा जाता है 85,600 लोग विस्थापित हुए। तो टिहरी बांध ये हिमालय पर बना है, ये कंट्रोवर्शियल विवाद भी है, ये कंट्रोवर्शियल डैम है। इसका कारण क्या है कि भूकंप आने की संभावना इस जोन में सबसे ज़्यादा होती है, वहीं पर एक बड़ा डैम बना दिया गया है तो मे बी चांसेस ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इंदिरा सागर परियोजना के कारण 2 लाख लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा। महेश्वर जो परियोजना है उसके कारण 20,000 लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा। तो ये आंकड़े हैं भारत और मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ, जिन्हें अपने मूल निवास स्थान से या अपने एग्रीकल्चर वाले एरिया को छोड़ना पड़ा। अब ये विकास प्रभावित जो विस्थापन है इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसके प्रभाव को हम छोटी छोटी हेडिंगों में और 2-2 लाइन के एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे भूमिहीनता, लोग जो जिनके पास जमीन थी, एग्रीकल्चरल लैंड था, उन्हें अब डिस्प्लेस किया जाता है तो सरकार क्या करती है, उन्हें थोड़ा कंपनसेशन दे देती है, जैसा भी सरकार का निर्णय होता है, लेकिन उनको जमीन नहीं दी जाती है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। अब आपकी कोई ज़मीन थी और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, वहाँ से आपको डिस्प्लेस करके दूसरी जगह ज़मीन दी भी जाती है, लेकिन उसके बराबर फर्टिलिटी नहीं है तो बेकार हो जाती है। लोगों की उत्पादकता यानी बेस ऑफ प्रोडक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटीज और जीवन यापन भूमि पर ही निर्भर करता है। विस्थापितों के पुनर्वास के परिणाम स्वरूप उनमें गरीबी और सीमांतीकरण मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं फ्रंटियर,
है ना, लास्ट बाउंड्री तक पहुंच जाते हैं, वहां पर आती है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी हेडिंग डालते जाएं और उसमें एक्सप्लेनेशन दे करके बनाया जा सकता है। आगे मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा, उन सिंपल है, उनको आप और बड़ा करके लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट के कारण बेकारी या बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि जब आप एक स्थान से बाई फोर्स दूसरी जगह भेजे जाओगे तो आपके जो बने हुए सेट पैटर्न थे रोजगार के, वो समाप्त हो जाते हैं। नई जगह पर रोजगार मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बेघर हो जाते हैं, जब लोगों का घर ही वहां से डिस्प्लेस किए जाएंगे तो नया घर, एक घर बनाने में लोगों की एक जनरेशन गुजर जाती है सामान्य लोगों की, तो आवास स्थान पूरी तरीके से छिन जाता है। वंचन की स्थिति आ जाती है। वंचन स्थिति मतलब है कि इकोनॉमिक पावर या कह सकते हैं कि आर्थिक शक्ति नष्ट हो जाती है, तो उनकी जो गतिशीलता है, इनकी जो डायनेमिक मोशन जिसे हम बोलते हैं, वो लोअर स्टैंडर्ड हो जाता है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये लोअर स्टैंडर्ड की हो जाती है। ठीक इसके साथ साथ जब किसी की कृषि योग्य भूमि डूब में आ गई बांध के कारण, तो अब उसको कहाँ से अनाज मिलेगा, यानी फूड सिक्योरिटी की जो भावना है वो सिक्योर ना होकर के इनसिक्योर में बदल जाती है। खाद्य असुरक्षा हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट के कारण मृत्यु दर में भी वृद्धि होती है। कई सारे लोग होते हैं जिनका एक भावनात्मक लगाव हो जाता है अपनी ज़मीन से, अपने घर से। जब उन्हें डिस्प्लेस करते हैं तो उसके इमोशंस में वियोग के कारण उनकी मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ प्रभाव हैं, उनको भी हम ऐसे ही करके समझा सकते हैं। सोशल डिसोल्यूशन हो जाता है, सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन, आप जहाँ रहते थे वहाँ आपका एक सोशल इंटरेक्शन था, आपका एक समाज था, नातेदारी थी, परिवार वैवाहिक संबंध थे। जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो लिंक टूट जाता है और नई जगह पर यह व्यवस्था बनने में काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सामाजिक विघटन आ जाता है, सोशल डिसोल्यूशन आ जाता है। सामुदायिक सेवाओं का ह्रास हो जाता है, कम्युनिटी सर्विसेज का डिक्लाइनेशन ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज। सामुदायिक यानी समाज के लिए जो सेवाएं, जैसे हेल्थ सेंटर खोले गए हों या एजुकेशन के लिए स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जो कुछ भी बनता था, अब डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो वहाँ पर ये सब चीज़ें प्रॉपर अभी स्टैब्लिश्ड फॉर्म में नहीं होती है। और डिस्प्लेस होने के बाद ज़रूरी नहीं होता है कि सरकार ने उनके लिए जो डिस्प्लेसमेंट सेंटर चुना है वहीं पर जा कर के वो लोग रहेंगे। हो सकता है वो वहाँ से और दूसरी जगह स्विच कर जाए। तो सामुदायिक सेवाओं के ह्रास को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ एक बड़ा पॉइंट आता है कि मानव अधिकारों का हनन होता है। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो, मनुष्य है तो मनुष्य का अधिकार है कि जहाँ वो रहता था पीढ़ी दर पीढ़ी, अब अचानक से डेवलपमेंट के नाम पर उसको अब उसके घर से, उसकी जमीन से बेघर किया जाता है। तो ये है क्या? मानव अधिकार का हनन है। माना कि विकास होना चाहिए, विकास के लिए किसी न किसी की जमीन तो ली जाएगी, हर व्यक्ति ऑब्जेक्शन लगाएगा, लेकिन उसके लिए उसी प्रकार की कुछ भावनात्मक चीजों को लेकर आगे आए, उसके जो वो उसकी आजीविका उसी से चलती थी, उसको सुधारें। इनको हम सुझाव में दे सकते हैं। और इसका प्रभाव पड़ता है जनजातियों पर, ट्राइब्स पर, कि ज़्यादातर क्या रहता है कि जहाँ हाईवे बनेगा, डैम बनेगा या पावर प्लांट बनेगा, तो वो कहाँ नई जगह पर बनाया जाता है, जंगलों को काट कर बनाया जाता है। जहाँ पर पहले से जनजातियाँ रहती थी उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है, तो उनका एक बनाया हुआ एक संस्कृति, कल्चर, कला वो नष्ट हो जाती है। तो इसको भी एक नुकसान पहुंचता है। इसके साथ साथ राजनीतिक अधिकार जो रहते हैं उनसे वंचित हो जाते हैं। मान के चलें कि कहीं पर डैम बनाया गया और डैम बनने से पहले वहाँ का लोगों का राशन कार्ड था, वोटर कार्ड था, तो इस आधार पर वो पंचायत में या कह सकते हैं कि लोकसभा या असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन फिर उन्हें जब डिस्प्लेस किया जाता है तो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी या नए विधानसभा क्षेत्र में चले जाते हैं। नाम जुड़ने में समय लगता है, नाम जुड़ते भी हैं, कई लोगों के नाम नहीं जुड़ पाते हैं, तो इस प्रकार से उनके पॉलिटिकल राइट्स हैं वो छिन जाते हैं। पुनर्स्थापन और पुनर्वास में कई खामियां पाई जाती हैं उसको लेकर के, जैसे ये प्रभाव क्या पड़ता था वो, अब इसमें क्या खामियां या क्या कमियां हैं डिस्प्लेसमेंट जो होता है, कि डिस्प्लेसमेंट के बाद इनको पुनर्वास या उनको पुनर्स्थापना की जाती है। तो पुनर्स्थापन में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जहां जहां पर भी डिस्प्लेसमेंट हुआ वहां पर 100% उनका पुनर्वास नहीं किया गया।
मात्र 20%, अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो मात्र 20% जो ट्राइब्स थी उनको ही पुनर्वास हुआ, 80% लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट के बदले में जो उन्हें कंपनसेशन दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, वो जो मुआवजा है यानी कैश फॉर्म में जो पैसा मिला, हो सकता है वो पैसा ज़्यादा हो, लेकिन जब हार्ड कैश आपके पास आ जाता है तो व्यक्ति उसको जल्दी से खर्च कर लेता है। इट मीन्स वो कोई भी दूसरी चीज़ें परचेज कर सकता है, ना कि प्रोडक्टिव ऐसी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर पाए। किसी की ज़मीन को बेच करके वो बाइक या कार नहीं लेता है, लेकिन उसके पास कैश है तो वो बाइक और कार जल्दी से ले लेता है, क्योंकि उसकी ज़मीन छीन ली गई है। ज़मीन के बदले ज़मीन न देकर उसको पैसे दिए गए, तो पैसे दिए गए, अब नई ज़मीन खरीदने में थोड़ा टाइम लगा, तब तक कुछ और प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। दूसरी इसमें व्यवहारिक समस्याएं क्या आती हैं कि आंकड़े सही से नहीं जुटा पाती हैं, कि जो लोग थे वो उनके पास, जिनके पास मालिकाना हक के कोई कागजात नहीं है, तो फिर शासन की ओर से उनको मुआवजा नहीं दिया जाता, लेकिन वो सालों से वहां पर रह रहे हैं। तो ये भी एक समस्या आती है, आंकड़ों में विसंगति आ जाती है, कंपनसेशन किसी को मिल जाता है और डिस्प्लेसमेंट किसी और का हो जाता है। तो ऐसी कुछ लाल फीताशाही, रेड टेपिंग संबंधी समस्याएं भी यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के संबंध में अगर आपसे पूछे जाए तो सुझाव भी दे सकते हैं। क्या सुझाव हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ठीक से हो? देखिए, विकास तो जरूरी है, विकास तो होगा, ऐसा तो कर नहीं सकते कि विकास को रोक दिया जाए। लोग जहाँ जैसे रहते हैं, लोग ही डिमांड करते हैं कि उनका विकास नहीं हो रहा है, उनको भी नई तकनीक, नई सुविधाएं, संचार, परिवहन सब मिलना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट में उनकी भी भागीदारी होगी और सेक्रीफाइस उनको भी करना पड़ेगा। लेकिन ये जो समस्याएं पड़ी थी, उन समस्याओं को हम समाप्त तो नहीं कर सकते, मिनिमम कर सकते हैं, न्यूनतम कर सकते हैं। तो विकास प्रेरित विस्थापन जनरली नकारात्मक जो इसमें पॉइंट है, यानी जो नेगेटिव इंटेंसिटी है, उसको कम करने के प्रयास किए जाएं। अन्यथा क्या होगा कि इस डिस्प्लेसमेंट के लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में सामाजिक, सोशली और आर्थिक, इकोनॉमिकली दुष्प्रभाव सामने आएंगे। बाई फोर्स लोगों को हटाया जाएगा, रोजगार के साधन छिन जाएंगे, तो फिर क्या करेगा वो? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, समस्या, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इनके लिए क्या किया जाए? एक राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति बनाई जाए। हुआ ये था कि 2003 के पहले तो कोई पॉलिसी ही नहीं थी, जबकि ये डेवलपमेंट की बात तो आज़ादी के बाद से ही चल रही है। तो एक नीति 2007 में बनाई गई, मगर ये भी पूरी कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। तो यहाँ सुझाव के रूप में कह सकते हैं कि एक पूर्ण रूप से जो ऐसी हो जो सभी को स्वीकार्य हो, किसी को नुकसान ना हो, ऐसी पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ क्या किया जाए कि जो भूमि अधिग्रहण किया जाता है, तो भूमि अधिग्रहण होता क्या था कि अगर मध्य प्रदेश में उस लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है, अलग प्रकार का रोल चल रहा है, यूपी में किया जाता है, वहाँ की गवर्नमेंट कुछ अलग ढंग से काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये काम करती है, तो उनकी पॉलिसी अलग है। तो इसके संबंध में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और पुनर्स्थापन के लिए, और इसके लिए कानून बनाने की कोशिश की गई। लैंड एक्विजिशन बिल जो आया था, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस रखा गया, बाद में ये मैटर स्टेट को दे दिया, ठीक है। तो उस पर भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। जैसे सुझाव क्या है कि मध्य प्रदेश आदर्श पुनर्वास नीति बनाई गई 2002, इसमें भी कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाए, क्योंकि पॉलिसी तो बनी है लेकिन उसके बाद भी मूवमेंट चलते रहते हैं। पॉलिसी बने होने के बाद भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है, लोग आंदोलन की राह पर आ जाते हैं। तो इसके लिए सुझाव हो कि उपयुक्त मुआवजा दिया जाए, मार्केट प्राइस पर उन्हें उनकी ज़मीन का पैसा मिले। इसके साथ अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें ले जाया जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो भी उनको उपलब्ध कराई जाए। उपजाऊ भूमि अगर छीनी गई है तो बदले में फर्टाइल लैंड ही दी जाए। अगर वो बंजर भूमि थी तो ही बंजर की बात की जाए, लेकिन फर्टिलिटी वाली जमीन जाती है तो उसके बदले में वही मिलेगा। निर्मित आवास दिए जाएं, सामुदायिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी व्यवस्थाएं बनाई जाएं। इसके साथ साथ क्या रहता है कि सामाजिक विघटन होता था, सोशल डिसोल्यूशन होता था, लोगों का अपना जमीन और घर से जो लगाव था,
उनको भी मिनिमम किया जाए। तो ये एक सोशोलॉजिकल एक एस्पेक्ट है, समाज शास्त्रीय पहलू है। उसके अंतर्गत कुछ ऐसे भावनात्मक या कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, उनको समझाया जाए, तो सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को भी ध्यान में रखा जा सकता है। इसके साथ एक प्रोविजन कर सकते हैं कि जिस फैमिली का डिस्प्लेसमेंट होता है तो एटलीस्ट एक मेंबर को एसेंशियल एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी रोजगार दिया जाए, ऐसे कुछ प्रोविजन किए जा सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, तो निष्कर्ष के रूप में लैंड एक्विजिशन, ये जो डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, विकास प्रेरित जो विस्थापन है, तो इसके हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्षों को ध्यान में रखेंगे। क्योंकि विकास क्या है, विकास अनिवार्य तत्व है, कंपलसरी है, वो उसके बिना तो हम काम कर नहीं सकते। लेकिन इसकी वजह से विस्थापन की जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं का अभी तक सही ढंग से निराकरण नहीं किया गया है, आधी अधूरी पॉलिसी बना करके उन्हें जो सॉल्व करने की कोशिशें की जाती हैं वो ठीक नहीं है। एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जो पूरे भारत में, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या आसाम से लेकर गुजरात तक का कहीं पर भी मैटर हो, यूनिफॉर्म इसमें प्रोविजन किए जा सकते हैं, अलग अलग क्लास बना सकते हैं। तो ऐसी चीजें हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं। सुझाव में भी ये बातें, विभिन्न परियोजनाओं की उपयोगिताओं को विकास कार्यों के लिए नकारा नहीं जा सकता, अतः हमें विस्थापितों की समस्या से जुड़े प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करने और उनके तर्क संगत हल निकालने के प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 300 वर्ड में। बड़ी आसानी से इसको आप एडिट कॉपी करके लिख सकते हैं। कहीं से लेके कहीं तक इसमें आपको एडिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 15 मार्क्स में से अगर आप ऐसा लिखते हैं आपको 12 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये वीडियो मैं समझता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हम इसके बचे हुए टॉपिक कंप्लीट करेंगे। देन हम फिर प्रीलिम्स को लेकर के भी एक सीरीज शुरू करेंगे, तो उस पर भी आप अलग अलग टॉपिक देख सकते हैं। उसमें जियोग्राफी रहेगा, साइंस रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, ऐसे टॉपिक भी रहेंगे जो आपको कोई भी पढ़ाना पसंद नहीं करता है। जनरली लोग हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा देते हैं, मगर साइंस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, जियोग्राफी हुआ, उनको नहीं पढ़ाना चाहते हैं। मगर आप हमारी साइड से ऐसे टॉपिक पर भी उसी फ्लुएंसी के साथ, उसी गहराई के साथ आप उन चीज़ों को देख सकते हैं।